सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण अध्याय 1 भाषा और व्याकरण को पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है, भाषा शब्द भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है भाषण या बोलना। मनुष्य अपने मन के भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। वह मन की बात को बोलकर बताता है, वह मन की बातों को लिखकर भी प्रकट करता है। मनुष्य संकेतों के द्वारा भी अपने मन के विचारों को प्रकट करता है। संकेतों के द्वारा विचारों को एक सीमा तक ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। वह मन की प्रसन्नता को मुस्कुराकर, हंसकर और ठहाके लगाकर प्रकट कर सकता है। वह अपने दुखों अथवा कष्टों को मुख के हाव भाव से प्रकट करता है, परंतु वह प्रशंसा अथवा दुख के कारणों को संकेतों के द्वारा नहीं बता सकता। इसके लिए भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वह अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है। आइए जानते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है। वह भाषा के द्वारा मन के भावों को लिखकर और पढ़कर जानता है। भाषा विचारों और भावों के आदान प्रदान का साधन है। आइए जानते हैं भाषा के रूप। संसार की समस्त भाषाओं के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पहला है मौखिक भाषा, जो मुख से बोली जाती है, उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। वह एक स्थायी रूप होता है भाषा का। भारतीय भाषाएं। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में देश की 18 भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं स्वीकार की गई हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: आसामिया, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। राजभाषा और राष्ट्रभाषा। भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसे भारतीय संघ के कामकाज की भाषा बनाया गया। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक हिंदी समझी जाती है और बोली जाती है। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। भारत के अधिकांश लोग इसके माध्यम से अपने समस्त कार्य करते हैं, इसलिए हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा है। लिपि। आप जानते हैं कि भाषा का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, बोलकर और लिखकर। बोलकर कही गई बात अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रखी जा सकती। बोलते ही बात समाप्त हो जाती है, इसीलिए उसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। विश्व में सभी भाषाओं को लिखने के अलग अलग ढंग हैं, इसलिए विश्व की विभिन्न भाषाओं को लिपियाँ भी अलग अलग होती है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। उर्दू के लिए फ़ारसी और पंजाबी के लिए गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। इस लिपि में हर प्रकार की ध्वनियों को प्रकट करने की शक्ति है। इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है और जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। नागरिक लिपि का अक्षर क्रम सर्वोत्तम है। यह वर्णों की उच्चारण विधि के अनुसार है। पहले स्वर आते हैं, उसके पश्चात व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा के सभी अक्षरों के चिन्ह विद्यमान हैं, अर्थात हैं।
अन्य लिपियों में ये गुण नहीं पाए जाते हैं। आइए लिपि के महत्व को समझते हैं। यदि लिपियों का विकास न होता तो पुस्तकें न होती और न ही पुस्तकालय होता। मानव के इतिहास, ज्ञान, विज्ञान आदि को सुरक्षित नहीं किया जा सकता था। लिपि के कारण ही हम उस भाषा के ज्ञान, विज्ञान आदि को चिरकाल तक सुरक्षित रख पाते हैं। लिपि के माध्यम से ही आज शिलालेखों, पुस्तकों आदि में मानव जाति का सारा ज्ञान, विज्ञान, इतिहास विद्यमान है। अतः लिपि का महत्व मानव जीवन के कालक्रम के लिए परम आवश्यक है। आइए जानते हैं बोली किसे कहते हैं। हिंदी के अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी और बघेली बोलियां बोली जाती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली, बांगरू, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी आदि बोलियां प्रचलित हैं। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल की प्रमुख बोलियां हैं हिमाचली, गढ़वाली और कुमाऊनी। और आप इस तस्वीर में और अधिक हिंदी की बोलियों को देख सकते हैं। आइए जानते हैं उपभाषा किसे बोलते हैं। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज और अवधी बोली। हिंदी का विकास क्रम, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि हिंदी के विकास क्रम 5 भागों में बटा है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ये हिंदी के विकास का क्रम है। खड़ी बोली ही वर्तमान में प्रचलित हिंदी है। आइए जानते हैं व्याकरण क्या है। मानव जन्म के बाद जब पहली बार बोलना सीखता है तो वह किसी प्रकार का व्याकरण नहीं सीखता, वह पहले भाषा सीखता है। इसी तरह अनपढ़ या निरक्षर व्यक्ति भी केवल भाषा का ही प्रयोग करता है। भाषा के लिखने, पढ़ने तथा बोलने में होने वाली अशुद्धियों की रोकथाम व्याकरण द्वारा ही किया जाता है। अतः शुद्धता से बोलने, पढ़ने तथा लिखने की जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के प्रमुख अंग हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। आइए देखते हैं व्याकरण का महत्व क्या है। व्याकरण द्वारा भाषा का विश्लेषण किया जाता है, इसलिए यह भाषा का विज्ञान है। जिस प्रकार मन की विश्लेषण मनोविज्ञान है, उसी प्रकार वचन या वाणी का अध्ययन भाषा का विज्ञान है। भारतीय मनीषियों ने व्याकरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया है। आचार्य पतंजलि ने कहा है कि वेद के 6 अंगों में व्याकरण ही मुख्य है। भर्तृहरि ने व्याकरण की प्रशंसा करते हुए अपना मत व्यक्त किया है कि यह तपस्याओं में सर्वोत्तम तप है, सब विद्याओं में पवित्रतम है और मोक्ष के लिए ज्ञान एक महत्वपूर्ण मार्ग है। अतः स्पष्ट है कि व्याकरण की सहायता से किसी भी भाषा के शब्दों का संपूर्ण ज्ञान, संदेह रहित पूर्ण अर्थ का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, वाक्यों की सही बनावट आदि का ज्ञान अल्प समय में हो सकता है। हिंदी का विकास क्रम कुछ इस प्रकार है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इन्हीं के
क्रम अनुसार हमारी हिंदी का विकास हुआ है। खड़ी बोली जो है वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। आइए जानते हैं व्याकरण क्या है। मानव जन्म के बाद जब पहली बार बोलना सीखता है तो उसे किसी प्रकार का व्याकरण नहीं सिखाया जाता, वह पहले भाषा सीखता है। इसी तरह अनपढ़ या निरक्षर व्यक्ति भी केवल भाषा का ही प्रयोग करता है। भाषा के लिखने, पढ़ने तथा बोलने में होने वाली अशुद्धियों की रोकथाम व्याकरण द्वारा किया जाता है। अतः शुद्धता से बोलने, पढ़ने तथा लिखने की जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के प्रमुख अंग वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, पद विचार। वर्ण विचार व्याकरण के इस भाग में वर्णों के स्वरूप, मानक रूप, भेद, उपभेद, विविध प्रयोग आदि का विस्तार से विवेचन किया जाता है। शब्द विचार इस भाग में शब्दों की उत्पत्ति, भेद, उपभेद, विश्लेषण, विविध प्रयोग आदि का विस्तार सहित विवेचन किया जाता है। वाक्य विचार इस भाग में वाक्यों के स्वरूप, उपभेद, भेद, विश्लेषण, प्रयोग आदि का विस्तार सहित विवेचन किया जाता है। पद विचार वाक्य में प्रमुख शब्द पर पद कह लाता है। पद विचार के अंतर्गत पद और उसके भेदों तथा रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। आइए जानते हैं व्याकरण का महत्व क्या होता है। व्याकरण द्वारा भाषा का विश्लेषण किया जाता है, इसीलिए यह भाषा का विज्ञान है। जिस प्रकार मानव का विश्लेषण मनोविज्ञान है, उसी प्रकार वचन या वाणी का अध्ययन भाषा का विज्ञान है। भारतीय मनीषियों ने व्याकरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया है। आचार्य पतंजलि ने कहा है कि वेद के 6 अंगों में व्याकरण ही मुख्य है। भर्तृहरि ने व्याकरण की प्रशंसा करते हुए अपना मत व्यक्त किया है कि यह तपस्याओं में सर्वोत्तम तप है, सब विद्वानों में पवित्रतम है, मोक्ष के लिए ज्ञान का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। अतः स्पष्ट है कि व्याकरण की सहायता से किसी भी भाषा को शब्दों का स्मारक ज्ञान, संदेह रहित पूर्ण अर्थ का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, वाक्यों की सही बनावट आदि का ज्ञान, अल्प समस्या भर्तृहरि ने व्याकरण की प्रशंसा करते हुए अपना मत व्यक्त किया है कि यह तपस्याओं में सर्वोत्तम तप है, सब विद्वानों में पवित्रतम है, मोक्ष के लिए ज्ञान एक महत्वपूर्ण मार्ग है। अतः स्पष्ट है कि व्याकरण की सहायता से किसी भी भाषा को आसानी से बोला जा सकता है। भर्तृहरि ने व्याकरण की प्रशंसा करते हुए अपना मत व्यक्त किया है कि तपस्याओं में सर्वोत्तम तप है, सब विद्याओं में पवित्रतम है, मोक्ष के लिए ज्ञान एक महत्वपूर्ण मार्ग है। अतः स्पष्ट है कि व्याकरण ही की सहायता से किसी भी भाषा के शब्दों का स्मारक ज्ञान, संदेह रहित पूर्ण अर्थ का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, वाक्यों की सही बनावट आदि का ज्ञान अल्प समय में हो सकता है।